जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में पहले हम बात करने वाले हैं भारत के रक्षा मंत्रालय के तरफ से आने वाले एक संभावित मूव के बारे में, जो कि भारतीय वायुसेना की पूरी रूपरेखा बदलने के उद्देश्य से ही किया जा रहा है। आप सबको पता है कि जब भी टू फ्रंट वॉर की स्थिति की बात होती है, तो एक चीज जो हमारे सामने आती है भारतीय वायुसेना को लेकर के, वो ये है कि हमारे पास टू फ्रंट वॉर के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। और आप सब भी जानते हैं कि ये एक ऐसा बेंचमार्क है जो कि तकरीबन पिछले 10 वर्षों से सेट किया गया है, और हम लगातार इस बेंचमार्क के करीब आने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कि जितना हम इनके करीब जाने का प्रयास करते हैं, कुछ ना कुछ कारण के चलते हम उतने ही पीछे आ जाते हैं। क्योंकि हमारे पास 42 एक्टिव स्क्वाड्रन होनी चाहिए थी, लेकिन अब हमारे पास सही मायने में देखा जाए तो 29 से 30 ही एक्टिव स्क्वाड्रन है। लेकिन इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक ऐसे मूव को लेकर खबर सामने आई है, जो कि अगर मंजूरी मिल जाती है तो फिर ये जो 42 का नंबर है, ये बढ़ के 50 होने वाला है। हम जानेंगे कि कैसे ये 50 किया जाएगा। क्या सिर्फ ऑन पेपर इसको 50 स्क्वाड्रन कर देने से हमारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, या इसके लिए भारत का रक्षा मंत्रालय कोई बड़े प्लान को लेकर आगे बढ़ रहा है? आइए चर्चा करते हैं। देखिए, जब भी बात भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की होती है, तो वो एक्टिवली एक ऐसे प्रपोजल को कंसीडर करने में लगे हैं जहां पर भारतीय वायुसेना की जो कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस किया जाए। खासकर हम बात कर रहे हैं सैंक्शन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की। और ये जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, अब इसको 42 से बढ़ाकर पोटेंशियली 50 या उससे ज़्यादा किए जाने पर चर्चा की जा रही है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम सब ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, तो वहीं अब जो फ्यूचर के थ्रेट्स है, इनका आभास भी भारत को हो चुका है। और भारत ये समझ चुका है कि आने वाले भविष्य में चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली है। और उसके बाद से भारत ने यह फैसला लगभग बना लिया है कि अब फाइटर एयरक्राफ्ट के नंबर्स को बढ़ाना है। क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, आने वाले भविष्य में सिर्फ टू फ्रंट वॉर हमारी समस्या नहीं होगी, हमारी समस्याएं बहुत सारी होने वाली हैं। और इसके लिए फाइटर जेट के साथ साथ जो फोर्स मल्टीप्लायर है, लॉजिस्टिक है, ये सब भी एक डिसीजन रोल प्ले करेगी। आसान शब्दों में बात करें तो फाइटर जेट के साथ साथ जो हमारे फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और उनके नंबर्स पे भी काम किया जाएगा। तभी हमारी जो ज़रूरतें हैं ये पूरी होंगी। क्योंकि दशकों तक भारतीय वायुसेना 42 फाइटर जेट की जो स्क्वाड्रन है उसको लेकर के ही पूरी तरीके से अडिग थी। लेकिन एक स्क्वाड्रन की अगर हम बात करें तो उसमें टिपिकली हमें 18 से 20 एयरक्राफ्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी तक हमने ये जो प्लानिंग करी थी, ये सिर्फ टू फ्रंट वॉर को देखकर करी थी, जो कि चाइना और पाकिस्तान के संबंध में थी। लेकिन चाइना जिस प्रकार से नंबर्स को बढ़ा रहा है, पाकिस्तान जिस प्रकार से नंबर से बढ़ा रहा है, और बांग्लादेश और दूसरे जो हमारे कह सकते हैं विरोधी हैं, उन्होंने एक नए फ्रंट को इनडायरेक्टली खोल ही दिया है, जो कि तीसरा फ्रंट है। और इसको देख करके भारत के डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि अब जरूरत है कि स्क्वाड्रन नंबर्स भारत बढ़ाए, ताकि आने वाले भविष्य में हम एक सेफ पोजीशन को एंजॉय कर सकें। डिफेंस एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि जब आप एडिशनल स्क्वाड्रन को सैंक्शन करेंगे, अप्रूव करेंगे, तो इसका सीधा इम्पैक्ट आपको इंडिजिनस फाइटर प्रोडक्शन लाइन में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये डिसीजन डायरेक्टली उन्हें फ्यूल करेगा। और इसके चलते हमें एक रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा, जहां पर अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष तक बनाने में स्ट्रगल कर रही है। यही दबाव बढ़ने पर 30 या उससे ज्यादा फाइटर जेट्स को बना पाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि आने वाले भविष्य में मैसिव नंबर्स आने वाले हैं। और इसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की भूमिका को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक तरफ जहां भारत अभी तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 मार्क 2 जैसे प्रोग्राम को लेकर ये मान के चल रहा है कि इनके कंबाइंड तकरीबन 240 जेट के जो ऑर्डर हैं, ये प्लेस किए जाएंगे, जो कि 12 से लेकर 13 स्क्वाड्रन को फॉर्म करेंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे 50 स्क्वाड्रन की, तो उसमें एडिशनल नंबर्स ऐड करना जरूरी होगा। यानी तकरीबन हमें 8 अतिरिक्त स्क्वाड्रन ऐड करनी है। रफली अगर हम बात करें एक स्क्वाड्रन में 20 एयरक्राफ्ट की भी, तो तकरीबन हमें 160 एयरक्राफ्ट के आसपास चाहिए होंगे, और तभी जाकर के हमारी ये नीड पूरी होगी। जिसका सीधा मतलब ये है कि ये पूरा काम आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत होगा, और इसमें इंडिजिनस फाइटर ही यहाँ पर इंडक्ट किए जाएंगे। तो ऐसे में तेजस मार्क 2 और एम का इन पर दारोमदार काफी ज्यादा होगा। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि तेजस मार्क 1 क्यों नहीं? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपके पास ज्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म होगा तो आप उसी पर बैट करेंगे। तेजस मार्क 2 के बारे में हम सब जानते हैं कि ये भविष्य की बैकबोन है, जिसको अभी से डिफेंस एनालिस्ट ने एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया है। तेजस मार्क 2 हमारा एक स्वदेशी 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है,
जो कि मीडियम वेट कैटेगरी में आता है। ये अपने इनहैंस्ड रेंज, पेलोड कैरिंग कैपेसिटी, एडवांस एवियोनिक्स के लिए जाना जाएगा और 2026 यानी आने वाले वर्ष में ही इसका रोल आउट होगा। और मैंने हाल ही के वीडियो में आपसे बताया था कि 4 ईयर इंडक्शन प्लान को लेकर काम किया जा रहा है, जहां पर इसके पहली उड़ान के 4 साल के अंतर इसे भारतीय वायुसेना में इंडक्ट करने का काम किया जाएगा। और इसमें जो आगे चल के वेपन टेस्टिंग प्रोसेस है, जब ये स्क्वाड्रन में डिप्लॉय हो जाएंगे तो आगे चल के वो चीजें होती रहेंगी। वहीं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 से भी एक स्टेप ऊपर है, जो कि एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, जो कि स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को प्रॉमिस करेगा, सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज के साथ आएगा, नेटवर्क वॉरफेयर इंटीग्रेशन काफी अच्छा होगा और ये फ्यूचर में भारतीय वायुसेना की बैकबोन को फॉर्म करेंगे। और शायद इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट ही हैं जिनके चलते भारत के रक्षा मंत्रालय का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा है। लेकिन अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ चैलेंजेस की, क्योंकि सुनने में तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि हम 50 स्क्वाड्रन पर काम करने वाले हैं, हम 50 स्क्वाड्रन बना भी लेंगे। लेकिन यहाँ पर बात 50 स्क्वाड्रन की नहीं है, बात है इंडक्शन टाइमलाइन की। हमारा तेजस मार्क 2 प्रोग्राम अभी तक रोल आउट नहीं हो पाया है और हमारे एडवर्सरी जैसा कि पाकिस्तान हो गया, इसको मौजूदा समय में चाइना से J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट मिल रहे हैं, अमेरिका से F-16 का सपोर्ट पैकेज मिल चुका है और चाइना से रिपोर्ट आ रही है कि चाइना इनके लिए बेसिकली जो J-35 का रास्ता है वो भी क्लियर करने में लगा है। तो ऐसे में हमें ना सिर्फ अपने इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट की टाइमलाइन को फास्ट करना पड़ेगा, बल्कि ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये मॉडर्न वॉरफेयर के लिए कंपैटिबल हैं या नहीं। हम यहाँ पर तेजस मार्क 2 की कैपेबिलिटी पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम पूरी तरीके से श्योर है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। लेकिन हम जिस चीज को लेकर चिंता में हैं वो है इसकी टाइमलाइन, क्योंकि न चाहते हुए भी आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ये एयरक्राफ्ट आपको 2032 से 33 के पहले शायद देखने को ना मिले। और ये बात हमें काफी दुख के साथ एचएएल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कहनी पड़ रही है, क्योंकि हम सब ने देखा है कि अभी तक इसकी जो डील है वही फाइनलाइज नहीं हुई है, जो इंजन इसमें यूज होना है उसकी डील तक हम फाइनलाइज नहीं कर पाए हैं। हम सिर्फ यहाँ पर दिवा स्वप्न देख रहे हैं। और बिना इंजन का एयरक्राफ्ट बिना सर के धड़ जैसा ही होता है, यानी कि स्ट्रक्चर आपने बना लिया लेकिन जो उसका जीवन है वही अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप एयरक्राफ्ट पे काम कैसे करेंगे। सेम समस्या एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से है। मानते हैं कि एम का मार्क 1 में हमें F414 देखने को मिलेगा, लेकिन एम का मार्क 2 के लिए इंजन डील अभी तक नहीं हो पाई है। और हमने अब हाल ही के वीडियो में आपसे बताया था कि 2026 में भी अगर डील होती है तो फिर आप ये मान के चलिए कि एम का मार्क 2 की टाइमलाइन 2040 तक तो स्लिप कर ही चुकी है। तो ऐसे में हमें सिर्फ अप्रूवल नहीं चाहिए, हमें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर कोई अप्रूवल दे रहे हैं तो उसका एग्जीक्यूशन मॉडल क्या होगा, आप उस पर भी काम करें। आप जो होगा देखा जाएगा वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा आप कि हम ऑर्डर दे देते हैं, बाद में एचएएल से निवेदन किया जाएगा कि प्लीज आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, हमें जरूरत है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक रोबस्ट इकोसिस्टम जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स बनाए जाएं जो भारतीय वायुसेना की समस्याओं का निवारण करने में सक्षम हो। आपकी इसको लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।